नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। तेलंगाना में श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना में आग लगने की घटना में 9 कर्मचारियों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.3% हुई। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक क्षेत्र में की गई। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक मरियप्पन थंगवेल्लू, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नवीन सक्सेना। तेलंगाना में श्रीसेलम जल विद्युत बिजलीघर परियोजना की सुरंग में स्थित पावर हाउस में आज तड़के लगी आग में फंसे 9 कर्मचारियों की मौत हो गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सुरंग से 20 कर्मचारी जान बचाकर निकलने में सफल रहे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। सीआईडी के अपर महानिदेशक गोविंद सिंह को इस मामले के जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना में हुई आग की दुर्घटना में मारे गए डिवीजनल इंजीनियर श्रीनिवास गौड के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस दुर्घटना में मारे गए अन्य व्यक्तियों के निकट संबंधी को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। परियोजना की एक यूनिट में आग लगने के समय कुछ इंजीनियरों सहित 9 व्यक्ति फंस गए थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज शाम हैदराबाद में ये घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो इस दुर्घटना से व्यथित हैं और शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीसेलम जल विद्युत संयंत्र में आग लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर और बेहतर हो रही है। अब तक 74.3% लोग स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 62,282 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 21,58,946 हो गई है। मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है और अब ये दर 1.89% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आए। इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या 29,05,823 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 983 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 54,849 हो गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि कल तक 3,34,67,237 लोगों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 8,05,985 लोगों की जांच कल की गई। कोविड-19 नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,504 हो गई है। पंजाब में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल आपात उपायों की घोषणा की है। इनमें सभी 167 शहरों और कस्बों में सप्ताहांत लॉकडाउन बढ़ाना और प्रतिदिन 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू शामिल है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत कैट्स एम्बुलेंस को फोन करने के 18 मिनट के अंदर मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिल पा रही है। कोविड मामलों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मरीजों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें समय पर इलाज देकर उनकी जान बचाई जा सके।
कैट्स एम्बुलेंस की संख्या 160 से बढ़ाकर 594 कर दी गई है। कोविड मरीजों की आने वाली फोन कॉल को प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइनों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारी राजू के परिवार से आज मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। श्री केजरीवाल ने कहा कि देश को और दिल्ली को ऐसे सभी कोरोना योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की है। राजू नगर निगम के कोरोना अस्पताल हिंदूराव में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान ही वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना वायरस के 313 नए मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। अब संक्रमितों की कुल संख्या 3,517 हो गई है। मिजोरम में आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में 24 अगस्त की सुबह 4:30 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलों का पता चलने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्य सचिव लाल नुनमाविया चुआंगो द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कोरोना की रोकथाम के लिए और अधिक नमूना परीक्षण के लिए किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में लॉकडाउन रविवार से आज सुबह तक के लिए लगाया गया था। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 895 हो गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22 नए मामलों का पता चला है और 18 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने के बाद 402 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 493 मरीजों का इलाज चल रहा है। आइजोल से आइरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। पुणे में इस सप्ताह जारी किए गए पहले एंटीबॉडी सेरो प्रेविलेंस अध्ययन के परिणामों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए हैं। इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे पुणे में कोविड-19 फैला और क्या शहर में इसका प्रकोप अपने अंत के करीब हो सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन एंटीबॉडी की स्थिरता पर आगे का अध्ययन IISER में चल रहा है। हाल ही में किए गए सीरो सर्वेक्षण के अनुसार पुणे शहर के 5 कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में लगभग 50% लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज विकसित हुए हैं जो कोरोना को रोक सकते हैं। अब मानव शरीर में इन एंटीबॉडी की स्थिरता पर भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान किया जा रहा है। आइसर के वैज्ञानिक इन एंटीबॉडी को और अधिक स्थिर बनाने के लिए उपाय खोजने की भी कोशिश करेंगे। अध्ययन के लिए नए रक्त नमूने नहीं लिए जाएंगे, बल्कि सीरो सर्वेक्षण के दौरान लिए गए नमूनों पर ही यह अध्ययन आधारित होगा। हालांकि आइसर के विशेषज्ञों ने कहा है कि अनुसंधान में कम से कम 5 से 6 सप्ताह का और समय लगेगा। यह शोध इन एंटीबॉडी के निर्माण की प्रक्रिया पर भी अधिक प्रकाश डाल सकता है, जो कि एंटी कोरोना वैक्सीन पर चल रहे शोध में भी मदद कर सकता है। नितिन केलकर, आकाशवाणी समाचार के लिए, पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को भी 50 लाख रुपए के बीमा की सुविधा देने का फैसला किया है। राज्य स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर साधना तागड़े ने कहा कि बीमा कवर जो सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों को दिया जा रहा है, अब प्राइवेट चिकित्सकों को भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद वरिष्ठ नागरिकों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए BCG वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करने का अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त भी कर ली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें 60 से 70 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित नहीं हैं। दुनिया भर में कोविड महामारी से संबंधित जानकारी के विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि इस महामारी का सबसे ज्यादा विपरीत असर बुजुर्ग लोगों पर हो रहा है और 60 साल से ऊपर के आयु के लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है। हालांकि टीबी की बीमारी के रोकथाम के लिए बच्चों को दिए जाने वाले BCG के टीके वायरल इन्फेक्शन समेत श्वास संबंधित बीमारियों में कारगर साबित हो रहे हैं। इसी के चलते अब ICMR की तरफ से इसका अभ्यास हो रहा है कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए क्या वाकई इस दवा का प्रयोग उपयुक्त हो सकता
सकता है। देश के विभिन्न कोविड हॉटस्पॉट्स माने जाने वाले शहरों में इसका अभ्यास शुरू हो रहा है। मुंबई के 3 अस्पतालों में इसका संयुक्त अभ्यास किया जाएगा और 60 से 75 साल के उम्र के लोगों पर इसका अध्ययन किया जाएगा जो कोविड से या कैंसर से संक्रमित नहीं है और जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता बेहतर है। इस अध्ययन में शामिल लोगों पर 6 महीने तक बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। बीसीजी का टीका वरिष्ठ नागरिकों के लिए आशा की किरण बन रहा है और इससे इस वर्ग के लोगों के मृत्यु दर में तथा रोग संक्रमण में कमी आने की उम्मीद है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों को लगातार सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल ये सोचें कि उनको नहीं हो सकता कोरोना वायरस। इस वायरस को अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। इस वायरस ने सब प्रेडिक्शंस तोड़ दिए, सब कुछ गलत प्रूव कर दिया डॉक्टर्स को। WHO को बहुत ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई। तो इसलिए अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो ये मत सोचे कि वो उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने गणेश चतुर्थी त्योहार के अवसर पर जलाशयों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बड़े जुलूसों सहित सार्वजनिक उत्सवों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण त्योहार है और जनता की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य के महाधिवक्ता विजय नारायणन ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने गणेश मूर्ति की सार्वजनिक रूप से स्थापना और जुलूस के रूप में इसके विसर्जन पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने निजी तौर पर घरों में मूर्ति स्थापना और इसके विसर्जन पर कोई रोक नहीं लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुंबई के सिर्फ 3 जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को पर्युषण प्रार्थना की अनुमति दी है। न्यायालय ने मुंबई के अन्य मंदिरों में इसकी अनुमति नहीं दी है। गणपति उत्सव के बारे में न्यायालय ने कहा कि इस बारे में महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा पूजन विसर्जन, बड़ी संख्या में एकत्र होने और सामुदायिक स्तर पर पर्व मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सामुदायिक स्तर पर पर्व मनाने की अनुमति नहीं दी है। समिति के अनुसार आगामी पर्व पर यमुना या किसी अन्य जलाशय, सार्वजनिक स्थल, तालाब या घाट पर प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण संस्थान ने लोगों से कहा है कि वो घर में ही विसर्जन की रीति को पूरा करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब
अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। तेलंगाना में श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना में आग लगने की घटना में 9 कर्मचारियों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.3% हुई। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक क्षेत्र में की गई और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देश में खरीफ मौसम के दौरान इस वर्ष अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 1063 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है। प्रमुख फसल धान की रोपाई 12% अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि तिलहन की खेती में 14% का इजाफा हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले 30 जून तक विस्तार करने का भी फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने खादी एसेंशियल्स और खादी ग्लोबल को कानूनी सम्मन जारी किया है। आयोग ने कहा कि ये दोनों कंपनियां खादी ब्रांड के नाम का अनाधिकृत और धोखे से उपयोग कर रही हैं। केवीआईसी ने कहा कि दोनों कंपनियां विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादों की बिक्री कर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में केवीआईसी ने दोनों कंपनियों को ब्रांड खादी का उपयोग करके उत्पादों की बिक्री या प्रचार करने पर रोक लगाने को कहा था। दोनों कंपनियों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करने को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधारोपण, प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है।
हरित पथ ऐप का उद्घाटन आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। NHAI ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है। देश के गांवों में विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग कोविड-19 महामारी के कारण बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत ही कठिन समय गुजार रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उन्हें इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने में मदद मिल रही है। हमारे संवाददाता ने जम्मू कश्मीर में इस योजना के कई लाभार्थियों से बातचीत की। मैं जोगिंदर पाल गुफ्ता रुड्डू का रहने वाला हूँ। रोजी का मुश्किल हो गया था, जिसके चलते परेशानी थी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन वगैरह फ्री दिया। पहले 3 महीने, अब 5 महीने के लिए दोबारा भी इन्होंने ऑर्डर किया है। इसमें दाल चावल आटा दिया, जिससे परेशानी दूर हो गई, भूखमरी का कोई शिकार नहीं हुआ। हमें ये 500 रुपया जनधन खातों में भी मिला लोगों को। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मुझे 2000 रुपया मिलता है हर चौथे महीने, तो जिससे हम अपनी खेती बाड़ी चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पाल सकते हैं। पिछले 70 सालों में ऐसे काम नहीं हुए थे जो 6 साल में मोदी जी ने किए हैं। मेरा नाम ईश्वर लाल है। राशन हमको फ्री मिलती है, इन्हें जो जमीनों का पैसा मिलता है, पेंशनें मिलती है, हर एक तरह से मिलता है। जैसे बाप अपने बच्चों को देखता है, ऐसे हमारा प्रधानमंत्री हमारा एक किस्म का ये बात समझो या कोई बुजुर्ग समझो, जो हमें ये इस किस्म भगवान का दूसरा दर्जा है। आज तक किसी ने हमारे गरीबों की तरह नहीं देखा जितना ये देख रहे थे। हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं, जितना इन्होंने 6 साल में किया, इतना आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी ने घोषणा की है कि नमक्कल में मुर्गे पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान और पुणे स्थित मुर्गे पालन प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नमक्कल दक्षिण भारत में मुर्गे पालन के मुख्य केंद्रों में से एक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। दादी बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की थी उन्हें स्वीकार कर लिया है। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। इस साल अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इनमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, तीरंदाज अतनु दास, ल्यूज खिलाड़ी शिव केशवन, फर्राटा धाविका दूती चंद, बैडमिंटन
बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, मुक्केबाज मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, घुड़सवारी में रिस सावंत, फुटबॉलर संदेश झींगन, गोल्फर अदिति अशोक, हॉकी प्लेयर आकाशदीप सिंह और दीपिका कुमारी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा, खो खो खिलाड़ी काले सारिका, नौकायन में दत्तू भोकनाल, निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर, टेनिस प्लेयर दिविज शरण, पहलवान दिव्या काकरन और राहुल अवारे, पैरा एथलीट सुयश जाधव, संदीप और मनीष नरवाल शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। पहले इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता था। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 6 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के अनुसार प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिलों में अत्यंत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा विभाग ने 12 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और भोपाल सहित 16 अन्य जिलों के लिए भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण कई स्थानों पर नदियां और नाले उफान पर हैं। इससे जनजीवन पर असर पड़ा है और विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच सड़क संपर्क बंद हो गया है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी जीडी मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में नरसिंहपुर जिले में 105 मिलीमीटर और भोपाल शहर में 80.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए वर्षा की चेतावनी अपग्रेड की है। विदर्भ, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वो पश्चिमी तट पर समुद्र में न जाएं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई तथा इसके उपनगरों के कई हिस्सों में आज दिन भर मध्यम से तीव्र बारिश जारी रही। जहां शहर में 37.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्वी उपनगरों में 37.2 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 27.21 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई को जल आपूर्ति करने वाली जिलों के जलग्रहण क्षेत्र में आज 37 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर बारिश हुई। अब 90.88% पानी का स्टॉक जमा होने के साथ वर्तमान में मुंबईकरों के लिए 10% जल कटौती रद्द किए जाने की संभावना है। भारी बारिश के कारण भंडारा जिले के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे बड़ी संख्या में गांव प्रभावित हुए हैं। इस बीच सांगली और कोल्हापुर जिलों में अब बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में आज शाम पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों और भारी मोर्टार से अकारण गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सतर्क भारतीय सेना की टुकड़ी ने इसका करारा जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक गोलीबारी जारी थी और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। सरकार ने सोशल मीडिया के कई मंचों पर प्रचारित इस खबर का खंडन किया है कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदल दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि मुगल गार्डन का नाम बदलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.6% की बढ़त से 214 अंक उछलकर 38,435 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी .5% की तेजी से 59 अंक बढ़कर 11,372 के स्तर पर रहा। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे की मजबूती से $74.84 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से $44.50 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। अभिजीत पॉल की फिल्म MI ने राष्ट्रीय खेल विकास निगम के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रभक्ति की लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार जीता है। देवोजो संजीव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत ने दूसरा स्थान 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार जीता। इस प्रतियोगिता का तीसरा स्थान 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित लघु फिल्म 10 रुपए को मिला। 8 लघु फिल्मों को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने सभी प्रतिभागियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि अगर वे नवंबर में चुनाव जीतकर देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो अपने सहयोगी और मित्र देशों का पक्ष लेंगे और किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया कि वे उन्हें कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन की मेहरबानी पर नहीं छोड़ेंगे।
77 वर्षीय बिडेन ने 4 दिन के वर्चुअल डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन कल रात डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद का नामांकन आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेलंगाना में श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना में आग लगने की घटना में 9 कर्मचारियों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.3% हुई। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक क्षेत्र में की गई और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेल्लू, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।